अगर आप एक ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक स्किल है जो आपको ज़रूर आनी चाहिए और वो है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में मास्टरी। तो चलिए आज इसी ज़रूरी प्रक्रिया की बारीकियों को समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है। बच्चों की जो जबरदस्त अकोमोडेशन पावर होती है, मतलब उनकी आंखों की जो फोकस करने की ताकत होती है, वो अक्सर उनकी असली रिफ्रैक्टिव एरर को छुपा लेती है। और इसी छुपाने की वजह से होता क्या है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चे को मायोपिया है, जिसे हम स्यूडो मायोपिया कहते हैं, पर असल में होता नहीं है। या फिर उनका जो असली हाइपरोपिया है, यानी दूर की नज़र का दोष, वो पकड़ में ही नहीं आता और नतीजा गलत नंबर का चश्मा। तो फिर इस चैलेंज से निपटे कैसे? यहीं पर काम आता है हमारा सबसे ज़रूरी क्लिनिकल टूल, साइक्लोप्लेजिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें उस अकोमोडेशन को कुछ देर के लिए रोककर आग की असली पावर को नापने में मदद करता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे अकोमोडेशन के चैलेंज से, फिर देखेंगे कि सही दवा कैसे चुनें, ड्रॉप्स डालने का सही तरीका क्या है और सबसे ज़रूरी सेफ्टी और सावधानियां क्या हैं, और आखिर में ड्रॉप्स डालने के बाद क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े चैलेंज को ही समझते हैं। ये ड्राई और वेट रिफ्रैक्शन में आखिर फ़र्क क्या है और बच्चों की केस में वेट रेटिनोस्कोपी इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है। देखिए, बच्चों की जो ये कमाल की फोकस करने की ताकत है ना, वही हमारे लिए एक डायग्नोस्टिक चैलेंज बन जाती है और इसी को हमें बहुत सावधानी से समझना और पार करना होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमारे पास अलग अलग दवाएं हैं और हमें इन्हें एक क्लिनिकल टूल किट की तरह देखना चाहिए, जहां हर टूल एक खास मरीज के लिए बना है। तो हमारे पास दो मेन प्लेयर्स हैं, एट्रोपिन और साइक्लोपेंटोलेट। एट्रोपिन को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब सबसे असरदार। ये छोटे बच्चों और जिन्हें एकोमोडेटिव एसोट्रोपिया है उनके लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है साइक्लोपेंटोलेट, जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। ये जल्दी काम करता है और इसका असर भी कम देर रहता है, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। अब इस टेबल को ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो फ़र्क है वो बहुत बड़ा है। एट्रोपिन, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसका असर शुरू होने में ही 2 से 3 दिन लग जाते हैं और ये 20 दिन तक रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ साइक्लोपेंटोलेट बस 30 से 60 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देता है और 24 घंटे में ख़त्म भी हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि यही फ़र्क तय करता है कि किस मरीज़ के लिए कौन सी दवा सही रहेगी। अच्छा, इनके अलावा होमाट्रोपिन भी एक ऑप्शन है, जो इन दोनों के बीच का रास्ता है। पर एक दवा है जिसके बारे में आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ट्रोपिकामाइड। याद रखिए, ये पुतली को तो फैलाता है, पर ये आँख की फोकस करने वाली मसल को पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाता। इसलिए एक सही साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के लिए ये सही दवा नहीं है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पर। ड्रॉप्स डालने का सही तरीका क्या है, ये जानना एक्यूरेसी और सेफ्टी दोनों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ हर एक स्टेप की अपनी अहमियत है। सबसे पहले तो बच्चे को कंफर्टेबल करना ज़रूरी है। चुभन या दर्द जैसे शब्द बिल्कुल इस्तेमाल न करें। फिर निचली पलक में सिर्फ एक बूंद डालनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी सेफ्टी स्टेप है पंक्टल ऑक्लूजन। ड्रॉप डालने के बाद आँख के कोने को हल्का सा दबाना, ताकि दवा आंसू की नली से शरीर में न चली जाए। इससे साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा बहुत कम हो जाता है। और हाँ, रिफ्रैक्शन शुरू करने से पहले हमेशा चेक करें कि पुतली लाइट पर रिएक्ट तो नहीं कर रही। चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ऊपर है, सेफ्टी। ये जानना कि इन दवाओं का इस्तेमाल कब नहीं करना है उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। ये वो कंडीशंस हैं जहां आपको ये दवाएं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी हैं, जैसे कि नैरो एंगल्स वाले मरीजों में, क्योंकि इससे एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का खतरा बढ़ सकता है। और एक बहुत खास बात, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में एट्रोपिन का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये उनके दिल पर बुरा असर डाल सकता है। ये एक क्लासिक कहावत है जो एट्रोपिन टॉक्सिसिटी के लक्षणों को याद रखने में मदद करती है। ब्लाइंड एज अ बैट मतलब धुंधली नज़र, हॉट एज अ हेयर मतलब तेज बुखार, ड्राई एज अ बोन मतलब मुंह सूखना, रेड एज अ बीट मतलब त्वचा का लाल होना, और मैड एज अ हैटर मतलब कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति। इन लक्षणों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात पर फिर से जोर देना चाहूँगा, आपकी सबसे बड़ी सेफ्टी टेक्निक है ड्रॉप डालने का सही तरीका।
पंक्टल ऑक्लूजन साइड इफेक्ट्स को रोकने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है। इसे कभी न भूलें। तो ड्रॉप्स डाल दिए, रिफ्रैक्शन हो गया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रोसेस का आखिरी और बहुत ज़रूरी हिस्सा है मरीज को सही जानकारी देना और फॉलोअप की प्लानिंग करना। ये बातें आपको पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझानी है। उन्हें बताइए कि कुछ घंटों के लिए पास का देखना धुंधला रहेगा और आंखों में तेज रोशनी चुभेगी। ये सब नॉर्मल है और अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक धूप का चश्मा लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को आराम रहे। अब फाइनल चश्मे का नंबर देने से पहले हम एक पोस्ट माइड्रियाटिक टेस्ट या पीएमटी करते हैं। मतलब हम ड्रॉप का असर खत्म होने का इंतजार करते हैं और फिर से एक बार जांच करते हैं। साइक्लोपेंटोलेट के केस में ये कुछ दिनों में हो सकता है, लेकिन एट्रोपिन का असर क्योंकि बहुत लंबा रहता है तो हमें पूरे 3 हफ्ते तक रुकना पड़ता है। और आखिर में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। एक तरफ है सटीकता और दूसरी तरफ है सुविधा। हर मरीज एक नई पहेली है, तो आप क्या चुनेंगे? सबसे सटीक माप के लिए एट्रोपिन का लंबा इंतजार या फिर तेज जांच के लिए साइक्लोपेंटोलेट? आपका यही फैसला आपके क्लिनिकल जजमेंट को दिखाता है। जाना चाहिए। No.